आदाब। मैं अजय सिंह, कवि और लेखक, बेबाक भाषा के इस खास पेशकश में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ मैं बातचीत करूँगा। आप हैं गीताराम स्वामी। आप पब्लिशर, एक्टिविस्ट और राइटर हैं और लंबे समय से बहुत अरसा गुजरा जब ये तीनों चीज़ों से यानी पब्लिशिंग, एक्टिविज़म और लेखन इससे जुड़ी रही हैं। अंग्रेजी में लिखती हैं और तेलुगु में बहुत सारे पैम्फलेट आपने लिखे हैं। मैं गीताराम स्वामी का स्वागत करता हूँ आज की इस पेशकश में। और इस किताब के बारे में जो गीताराम स्वामी की किताब आई, लैंड, गन्स, कास्ट, वुमन, द मेमोयर ऑफ ए लेफ्ट रिवोल्यूशनरी, ये 2022 में यह किताब आई नवयाना की तरफ से। यह किताब एक प्रकार से गीताराम स्वामी की जीवनी भी है, संस्मरण भी है और उस पूरे आंदोलन की गाथा भी पेश करती है। यह किताब जो पिछले करीब 1970 के दशक से जिस आंदोलन से जुड़ी रही हैं और कैसे उस आंदोलन ने इनका रूपांतरण किया, उनमें कैसे इनके जीवन में कैसे वो आंदोलन ने बदलाव पैदा किया और आज जहाँ पहुँची हैं उसमें उस आंदोलन का कितना बड़ा हाथ है, वह सब इस किताब में है। पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी है। यह किताब दोनों अर्थों में है। उनके अपने निजी जीवन के बारे में भी है और राजनीतिक जीवन के बारे में भी है और ख़ास करके राजनीति में बहुत सारे जो उतार चढ़ाव आए उनकी ज़िंदगी में, उन सब के बारे में यह किताब एक लेखा जोखा, एक नैरेटिव पेश करती है। मैं इस किताब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ गीता। इस किताब के बारे में यह है कि जो आपका शीर्षक है लैंड, गन्स, कास्ट, वुमन, लेकिन इसमें एक जो पतले अक्षरों में जो इसमें लिखा हुआ उसमें मुझे ख़ास तौर पर मेरा ध्यान खींचा, द मेमोयर ऑफ ए लेफ्ट रिवोल्यूशनरी। इस पर मेरा ध्यान बहुत गया और अचानक गया और मैं इस पर सोचने लगा। लेफ्ट रिवोल्यूशनरी यानी एक ऐसी क्रांतिकारी जिसके जीवन या जिसकी अवधि क्रांतिकारी के तौर पर ख़त्म हो गई या उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, वह लैप्स कर गया। उसने वादा तो किया था आगे तक जाने का, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया, वो लैप्स कर गई। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि लेफ्ट रिवोल्यूशनरी से आपका मतलब क्या है? ये ऐसा है, अंग्रेजी में लैप्स्ड कैथोलिक बोलते हैं ज़्यादा तक। जैसे जो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट रिलीजन में ज्वाइन हो जाए और उसको छोड़ दें तो उसको लैप्स्ड कैथोलिक या लैप्स्ड प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जो मतलब वहाँ उसमें से बाहर निकल गए। तो ये हमारे इंडिया में रेवोल्यूशनरी का मतलब ये है जो कॉमनली जो मतलब आर्म्ड मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट होते हैं। रेवोल्यूशनरी जो स्टेट को आर्म्ड स्ट्रगल का, हाँ, तो वहाँ से मतलब उसमें शामिल होके फिर निकल गई थी, इसीलिए लैप्स रेवोल्यूशनरी कहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ तो आंध्रा में कहते हैं माजी। अच्छा। ये दक्कनी का है माजी मतलब अतीत, पास्ट। हाँ, माजी उर्दू का शब्द है, माजी अतीत, माजी लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट, पास्ट। पूरे हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स में है सभी पार्टियों में बीजेपी के सिवाय सभी जो है माजी लेफ्ट हैं। अच्छा। अच्छा, मतलब जो उसी आंदोलन से आए लेकिन अब उस आंदोलन को छोड़ के दूसरी धारा में शामिल हो गए। जो केसीआर के जो कैबिनेट थे पूरे माजी लेफ्ट थे। जो यहाँ रेवंत रेड्डी के कैबिनेट है वो तो बीजेपी में थे, और बाकी सब जो है माजी लेफ्ट हैं। हाँ, माजी लेफ्ट में है वो तो, मगर माजी लेफ्ट नहीं लिख पाए। तो इसलिए लैप्स्ड रेवोल्यूशनरी लिखें कि जो उससे छोड़ करके जो दूसरी तरफ चले गए। तो उसके उस रिवोल्यूशन को छोड़ करके आप किस तरफ गए? वो मुझे नहीं पता था। जब मैं इस दूसरी आंदोलन में मतलब मैं शामिल हुई, मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। सिर्फ ये पता था कि ये हमें नहीं चाहिए।
ये जो नक्सलाइट्स की जो आर्म्ड स्ट्रगल की जो पाथ है उससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो मुझे मतलब ये जो पार्टी हैं जो अलग अलग किस्म के बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, CPIML, माओइस्ट है, पुलारेडी ग्रुप है, नागिरेड्डी ग्रुप, बहुत सारे, इनमें से हमें कुछ चेंज नहीं आएगा वो मुझे मालूम हो गया, मगर किस तरफ जा रहे वो मुझे नहीं पता था। लेकिन आपने इसमें लिखते हुए जो बिहार में जो नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था भोजपुर को केंद्रित करके, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया? क्या उसके बारे में आपको पता नहीं था? पता, सुनिए, पता ऐसा है जो हमारे कॉमरेड्स बताते हैं वो पता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा तक जो है आपको सही तरह के अकाउंट्स नहीं आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करते हैं ऐसे मूवमेंट्स को ज़्यादा तक, और फिर जो कॉमरेड्स जो कहते हैं वो पूरे कलर्ड हैं। जैसे मैं आपको, हमारे यहाँ जब हम क्या कहते थे कि फॉरेस्ट पूरा लिबरेट हो गया, फॉरेस्ट में पूरा लिबरेटेड एरिया है, और फॉरेस्ट में ये कह रहे थे कि कैंपस पूरा लिबरेटेड एरिया है, पूरे हमारे स्टूडेंट्स के कंट्रोल में है। ये हमें नहीं पता था, हम फॉरेस्ट कहाँ जाते हैं, तो फॉरेस्ट कहीं गए तो भी गाइडेड टूर रहता, जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो दिखाते हैं। तो फिर जब इमरजेंसी आया, इमरजेंसी में ऐसा हो गया कि सबके जो है प्लेसेस छूट गए, वो जो डेंस कहते हैं, जो मीटिंग प्लेस है, सब छूट गए। तो वहाँ के लोग भाग भाग के इधर उधर होके सिटी आए, वहाँ जो चल रहा था वो हमें मालूम पड़ा, यहाँ जो कैंपस में चल रहा वो उनको मालूम हो गया। तो फिर उसमें ये मालूम हो गया कि जो है जो हमें पार्टी वालों ने कहा था वो सच नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बिहार में जो चल रहा है, हम कैसे उसको बिलीव करें कि वो सच है कि नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करती। मेन स्ट्रीम के जो नहीं, लेकिन मतलब इस पर तो खैर बहस हो सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्टिंग एक ज़माने में अच्छी खासी होती थी, और पत्रिकाओं में भी लेख आते थे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों पत्रिकाओं में, और आपके तेलुगु भाषा के भी अखबारों में उसमें बराबर आते रहे हैं। अब कितना आता रहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस आंदोलन के बारे में, जैसे मान लीजिए कि सुजाता गिडला की जो किताब है एंड्स अमंग एलिफेंट्स, उसमें भी इसका जिक्र है, और उसमें भी उस आंदोलन की एक पृष्ठभूमि उसमें दिखाई देती है, और उसमें खास करके राहुल सांकृत्यायन का भी जिक्र आता है, जो मुझे आश्चर्य हुआ। लेकिन बाद में मुझे बेजवाड़ा विल्सन जो सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि तेलुगु साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का बड़ा असर रहा है, बहुत सारा अनुवाद उनका हुआ है, और राहुल सांकृत्यायन को पढ़ करके बहुत सारे लोग वामपंथी या कम्युनिस्ट बने। तो वो सुजाता गिडला की किताब में भी जिक्र आता है, तो इसलिए मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। और फिर बेजवाड़ा से जब बात हुई तब पता चला कि ये वाकई ये हकीकत है, तेलुगु साहित्य में उसमें रही है। और चूँकि आप भी वहाँ लंबे समय से रही हैं और जुड़ी रही हैं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ये जो किताब है वह पूरी तरीके से आपकी जो एक ब्राह्मणिकल पृष्ठभूमि से निकल करके एक नक्सलवादी आंदोलन तक जुड़ने और फिर उससे अलग होने, और फिर एक दूसरी तरीके से आपने जो कामकाज शुरू किया, उसके बारे में ये किताब कहानी कहती है। तो उसमें लेकिन जो कुछ आपने जो टर्म्स का उनका इस्तेमाल किया है, वो थोड़ा सा मुझे एक मेरे अंदर सवाल कुछ पैदा करते हैं। जैसे आपने इसमें लिखा है पेज 18 पर कि आई वॉज ए डिफीटेड आइडियलिस्ट। तो डिफीटेड आइडियलिस्ट का क्या मतलब है? कि आपके जो आइडियलिज्म थे सब डिफीट हो गए थे उस इमरजेंसी के टाइम पे? तो हाँ, क्योंकि मैं स्टडीज़ छोड़ दी, MSc पढ़ रही थी, स्टडीज़ छोड़ी, हमारे फैमिली के साथ पूरा कट हो गया मेरा, और हमारे जो पुराने दोस्त थे उनसे भी कट हो गए क्योंकि हम नक्सलवाद के तरफ आ गए। हाँ, क्योंकि आपने किताब में बताया कि आपके परिवार ने आपको ब्रेन वॉश करने की बात, और बिजली के झटके वगैरह भी आपको लगाए गए आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए, वो सब तो आपने बताया। उन सब से कट होके इसमें आ गई, और इसमें जब इमरजेंसी में ये पता चला कि हमें बहुत झूठ बोला गया है, और जो पार्टी का जो कॉज है, वो पार्टी का एग्जिस्टेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कॉज। जिस कॉज के लिए पार्टी फॉर्म हुआ है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे सर्वाइवल ऑफ द पार्टी। मतलब आप चंद्रपुल्ला रेड्डी ग्रुप से आप जुड़ी हुई थी, जो कि आपने बताया भी है,
तो सिर्फ चंद्रपुला रेड्डी ग्रुप की ही ये यानी कहानी थी या सभी ग्रुपों का ही यही था? ये तो मुझे फर्स्ट हैंड पता है, जो चंद्रपुला रेड्डी ग्रुप में, मगर बाद में और उस टाइम पे भी दूसरे लोगों से बात किए तो एमएल की जो चाल है वो यही है, मैं समझती हूँ। बिहार के बारे में मुझे नहीं पता, मगर जो आंध्र प्रदेश के हैं वो तो यही है कि जो एक एमएल ग्रुप जो है 4 में 8 में 10 में बढ़ जाते हैं, और किस चीज़ के ऊपर? आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं, मगर कंट्रोल के ऊपर। जिस लीडर का चाहिए वो अगर नहीं हुआ तो फिर ब्रेक होके बाहर आने का। और फिर दूसरी एक चीज़ है, जो बाहर बोलते हैं वो पार्टी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब बाहर बोलने का एक चीज़ है, जो हम आचरण में करते हैं वो दूसरी चीज़ है। जब हमारे मतलब उम्र छोटे होते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से जो एमएल मूवमेंट था वो कहता कुछ था, करता कुछ था। हाँ, आप क्योंकि आपके इस किताब में ये दिखाई भी देता है जिस तरीके से आपने किया, और बल्कि जिन शब्दावली का आपने इस्तेमाल भी किया, जैसे फ्रूटलेस डेज ऑफ माय यूथ, आपने तो डिफीटेड आइडियलिस्ट इसके वजह से, क्योंकि आइडियलिज्म से मैं बाहर निकली। और ऐसा नहीं, जब औरतें बाहर निकलते हैं, पूरा छोड़ के बाहर निकलते हैं, उस समाज को वापस नहीं जा सकते हैं हम। जो आप लोग हैं, जो मेन हैं, वो आसानी से फिर वापस चले लेकिन जाएंगे। आपने तो इसमें लिखा है कि उस आंदोलन ने औरतों को एक इज्जत भी दी, बराबरी भी दी। वो भी ठीक है, वो तो आपने लिखा ही है कि वो चीजें थी जो कि एक उस ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सोसाइटी में संभव नहीं था। तो जो एक उसने दिया, ये भी तो आपने लिखा है ना कि औरतों की एक बराबरी भी रही। इसमें एक क्वालिफिकेशन है, ये वो पार्टी ने नहीं दिया। उसी टाइम पे हम लड़ रहे थे। मैं ऐसा नहीं कि मैं नक्सलवादी में एकदम से कूद गई, मैं पहले फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट के नाते उन लोग हमें सपोर्ट किया तो हम उसमें गए। उन लोग हमें कुछ ऐसा नहीं, प्लेट में ऐसा नहीं दिया उन्होंने। हम लड़े और हम जो ये किया, हम वी फॉट ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। द पार्टी वॉज रिस्पेक्टफुल ऑफ अस। मगर ये नहीं कह सकते कि पार्टी में पेट्रियार्की नहीं है। जैसे आपने एक जगह लिखा है, वर्किंग विद द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट एंड फैंटेसाइजिंग अबाउट द रिवॉल्यूशन वाज वन थिंग। यस, तो मतलब यह है कि पूरा, यानी आप उसके जरिए आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो एमएल मूवमेंट था वो फैंटेसी में ज़्यादा विश्वास करता था और रियलिटी से उसका नाता नहीं था। नहीं, वैसा नहीं। जो हम एमएल मूवमेंट में काम कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये रेवोल्यूशन आने वाली है, वो हमारे में गलती थी। रेवोल्यूशन आने वाला नहीं था एमएल मूवमेंट से। आपकी पर्सनल गलती थी या सामूहिक गलती थी? मतलब कलेक्टिव गलती थी या पर्सनल गलती थी? ये उन लीडर्स को तो बराबर मालूम है, मगर ये हमें नहीं बताते थे। ये हमें ऐसा कह रहे थे कि रेवोल्यूशन देखो बस यही है, 2 साल में आने वाला है, 3 साल में आने वाला है। हमने उसको उन पे विश्वास किया, वो हमारी गलती थी। लीडर्स को तो बराबर मालूम है, क्योंकि वो तो मतलब 60-70 उम्र के लोग हैं। उनको मालूम ही रहता ना कि कैसा कैसा चेंज आता है। उन लोगों का पहले तेलंगाना आर्म स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, उनको मालूम है जैसा चेंज आता है जैसा नहीं। ये जो है यूथ को भड़काने का है एक, कि देखो रेवोल्यूशन अब आने वाला है, अब ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, रेवोल्यूशन ऐसा लाएंगे। तो हम उसमें भड़का गए हम। यानी आपका जो पूरा जो अनुभव रहा, करीब 10 साल आप उस आंदोलन के साथ रहे। 10 साल नहीं, मतलब कुछ 71 से 76, 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा, हाँ, चलिए वो रही। तो वो पूरा आपका जो तजुर्बा है वो इसी तरह का ही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये मतलब आपने बताया था कि ये फैंटेसी आपकी है कि उनकी है, तो फैंटेसी हमारी थी, मगर उन जो है वो फैंटेसी को इनकरेज किया। उन्होंने इनकरेज किया कि भाई सही है, रेवोल्यूशन आने वाला है, और रेवोल्यूशन आने के बाद जो है कास्ट का इशू डिस्कस करेंगे, विमेन के इशू डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेवोल्यूशन आने वाला ही है। मगर जब ये मालूम हुआ कि रेवोल्यूशन आने वाला नहीं है, तो फिर हमारा फैंटेसी रह गया ना। और ये भी नहीं है कि उस मूवमेंट में, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अब डू यू रिग्रेट पार्टिसिपेटिंग, मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना भी हो उस मूवमेंट ने मुझे मतलब बहुत सारा गिव मी अ लॉट ऑफ करेज, इट इक्विप मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट गेव मी, जो कहते हैं, स्पाइन। हाँ, लेकिन आपका इसमें एक आपकी निराशा और मोहभंग तो झलकता है, क्योंकि जैसे आपने जगह जगह आपने किया ना,
It was a long journey from the thrill and dismay of being an Naxalite to becoming a publisher. तो dismay, fruitless, fantasizing, तो आप ये तो बता ही रही हैं कि उस आंदोलन के बारे में आपका जो नज़रिया रहा है वो इसी तरह का ही रहा है, तो ये आपका अपना तजुर्बा रहा होगा, अनुभव रहा होगा, तभी तो एक पीरियड में जब पार्टी से बाहर निकले तो उस टाइम पे मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। 76 से 80 तक बहुत मुश्किल का टाइम था, बहुत मतलब डिप्रेस हो गई कि मैं क्यों इसमें पार्टी में ज्वाइन हूँ, क्यों बाहर निकली, मरना बेहतर है इससे। तो उस टाइम पे ना एकदम से डिफीटेड आइडियलिज्म जो कहते हैं वो सही थी। जब तक मैं मतलब पब्लिशिंग शुरू की और जब तक मैं इब्राहिमपट्टनम में काम शुरू की, जब तक मुझे इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, लाइफ मैं समझती थी कि लाइफ वेस्ट है। हाँ, यानी वही आपने जो फ्रूटलेस आपने लिखा है, डिस्मे लिखा है, तो आपको जो इब्राहिमपट्टनम जो आप गई और जो आपने काम किया, तो उसने एक प्रकार से आपको नई जिंदगी दी। वो आप इसमें ले भी आई हैं कि वो जो उस लड़ाई को लड़ते हुए। एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने लिखा है कि जो एमएल मूवमेंट में क्लास के बारे में तो डिस्कस होता था, लेकिन कास्ट को, जाति के सवाल को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता था, क्योंकि सभी लोगों के साथ ये बात थी या कुछ सर्टेन ग्रुप या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये तो 70s की बात है। 70s में ज़्यादातर दलित मूवमेंट स्ट्रांग नहीं थी और उन लोगों में से भी ये बात नहीं आती थी, मगर ये तो कॉमन थी कि अगर किसी को इंट्रोड्यूस किया गया पार्टी में, कहते हैं कि ये हरिजन कॉमरेड है। अगर आप आज किसी को हरिजन कॉमरेड नहीं इंट्रोड्यूस, मुंह पे थप्पड़ लगाएंगे, मगर ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाता था। हरिजन कॉमरेड? हाँ, हरिजन कॉमरेड। हरिजन कॉमरेड? यस, हरिजन कॉमरेड। और फिर जब पालकोल में जो 1954 में यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर ग्रुप, चंद्रपुल्ला रेड्डी। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रुप में अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस नहीं, लेकिन ऐसा और जैसे वरवर राव, उन्होंने तो कभी इस तरीके से नहीं कहा। आपने ये नहीं सुना गद्दर के क्रिटिसिज्म वरवर राव के ऊपर? हाँ, गद्दर के तो अभी हुआ ना, लेकिन लंबे समय तक तो नहीं, उनके पार्टी में भी बहुत चला कास्ट क्वेश्चन के ऊपर। उनके पार्टी में चला और फिर ज़्यादा 80 के बाद में हुआ। जो मैं लिखती हूँ वो 70s के बारे में है। 70s के बारे में कास्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन जब आप गद्दर का उदाहरण दे रही हैं तो गद्दर तो नहीं, आप कह रहे हैं कि वरवर राव की कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई। मैं कह रही हूँ कि आपको वो जानकारी नहीं है, उनके ग्रुप में भी कास्ट के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कास्ट के सवाल पर तो बात होगी, लेकिन कास्ट को ओवरलुक किया जाता था या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। क्या ये सभी संगठनों के लिए सही था या सिर्फ एक ही? नहीं, मैं समझती हूँ सभी संगठनों मेरे मतलब जानकारी तक। अच्छा। टिल 80s नहीं, टिल 90s। 85 में जब कारमचेडू हुआ, कारमचेडू के बाद दलित महासभा टर्निंग पॉइंट रहा है आपको। दलित महासभा एकदम से मतलब उजड़ के आ गई। उसके बाद में जो है दलित मूवमेंट स्ट्रांग होके लेफ्ट को क्वेश्चन करना शुरू किया। जब उसके बाद में देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, बट इवन देन ये रेवोल्यूशन के बाद सब एड्रेस करेंगे, वो भी बहुत दिन चला। बट व्हेन द दलित मूवमेंट बिकेम वेरी स्ट्रांग एंड कुड नॉट बी इग्नोर्ड, ये लेफ्ट भी मैं समझती हूँ ऐसा है ना, मुंह पे थप्पड़ बार बार मारे तो जब उनको समझ में आता। पहला थप्पड़ मारे से समझ में नहीं आता, बहुत सालों से थप्पड़ मारे तो जब मालूम होता। अब फेमिनिज्म के क्वेश्चन भी बहुत मतलब स्ट्रगल चला लेफ्ट में। बहुत सालों तक ये कहते थे कि पार्टी रेवोल्यूशन के बाद ये सब क्वेश्चन डिसाइड होंगे। तो फिर जब फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब उभर के आ गया ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक आफ्टर 10 years 15 years, और ये सिर्फ नॉट ML मूवमेंट, इवन CPI में भी ऐसे है। बहुत दिन तक ऐसे कहते गए कि ये बाद में क्वेश्चंस देखा जाएगा। सो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इग्नोरिंग, ये क्वेश्चन है, रियलिटी है जो इंडिया में, दैट विदाउट डिस्कसिंग कास्ट यू कैनॉट इवन डिस्कस क्लास। हम आइडियलिज्म के साथ आए कि एक इक्वल सोसाइटी के लिए हम लड़ें, सब लोग इक्वल हो जाएं। लेकिन ये सब देखते हुए आपकी ये इच्छा नहीं पैदा हुई, क्योंकि इसका जिक्र नहीं है कि किसी एक बेहतर पार्टी की तलाश की जाए, एक बेहतर कम्युनिस्ट पार्टी की, बेहतर वामपंथी पार्टी की तलाश की जाए। यहाँ तो वो नहीं है, लेकिन यानी आपने समझ लिया कि यही सभी जगह की असलियत है। ये उस टाइम पे 76 पे जो आंध्रा में था ना, हमारा बेहतर पार्टी था। तो अगर हमारे पार्टी में ऐसे है
दूसरे पार्टी में कैसा रहेगा ये हमें पता है। तो फिर जब इमरजेंसी ख़त्म हो गया, मैं महाराष्ट्र गई, कलकत्ता गई, दिल्ली में लेफ्ट ग्रुप्स गई कि ये तलाश में कोई और है, कैसे बर्ताव करते हैं हमारे साथ, क्या बोलते हैं, सब ऐसे हैं। सो लेफ्ट पार्टी मैं समझ सभी जगह आपने वही सीपीएम सीपीआई का तो छोड़ ही दो, सीपीआई सीपीएम की तो बात नहीं है। हाँ। मैं तो उसकी एक जो नक्सलाइट मूवमेंट जिससे आप जुड़ी रही हैं उसकी बात, हाँ। सभी जगह आपने वही देखा। जो नक्सलाइट वायलेंस है उसके बारे में आप बोल रहे हैं, आप पूछ रहे नहीं। मैं कह रही हूँ स्टेट वायलेंस तो एक चीज़ है, स्टेट वायलेंस तो सब कंडम करते हैं, मगर जो नक्सलाइट्स कहते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्स है रेड टेरर की, वो कैसी थी रेड टेरर उस दिन? अब सब भूल गए, मगर वो क्या थी? जब वन हु डज नॉट डिप हिज हैंड्स इन द ब्लड ऑफ अ क्लास एनिमी इज नॉट अ कम्युनिस्ट। हमारे मतलब स्लोगन्स ऐसे थे। हाँ, ये था। यस, एनिहिलेशन। और किसका एनिहिलेशन? कौन मिलता आपको? बड़े बड़े लोग नहीं मिलते, चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते, डीआईजी नहीं मिलता, वो गरीब आदमी मिलता जो सिल्ली फेलो हु विल गो अराउंड टॉकिंग सम रबिश, उसको मिलके मारते हैं उनको आप। नहीं, ये वो रेड टेरर वो है, लेकिन एक आपके इस किताब में जो आइडियोलॉजिकल बहस है वो बहस उस रूप में नहीं है। ये भी है, बाद में है। जो मैं पूछती हूँ वायलेंस के व्हाट इज़ माई एटीट्यूड ऑन वायलेंस। क्योंकि जब मैं इब्राहिमपट्टनम में काम करती थी, मुझे आई हैव अ टेंडेंसी टू वायलेंस, मेरा है, क्योंकि एमएल मूवमेंट में काम किया। मैं पहले हाथ उठाना मेरे को लगता, मैं अगर रोड पे इफ़ एनी मैन इज़ हिटिंग हिज वाइफ, मेरा एक चप्पल निकाल के पहले उसको मारना मेरा दिल लगता, मैं करती भी हूँ। टेंडेंसीज टू वायलेंस बिकॉज आई वॉज ट्रेंड इन दैट। मगर गाँव में मेरे को बार बार बोलते थे नहीं ये ज़रूरत नहीं, we'll do it another way. So I questioned myself कि वायलेंस के बारे में what is my attitude to violence। ये ऐसा नहीं कि जो प्रेस वाले पूछते हैं व्हाट इज़ योर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द मेन स्ट्रीम मीडिया आस्क्स, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टू वायलेंस। अगर इन अ मूवमेंट, इन एन मॉब इशू, अगर पीपल टेक वायलेंस इन देयर ओन हैंड्स, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। वो गांधी जी ने जो ऑब्जेक्ट किया, वो चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन जला दिया, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद दैट। वो गुस्से में लोगों ने किया, बट जब प्लान्ड, लेकिन गांधी ने तो उसकी बड़ी कड़ी निंदा की। वो सही है, आई एम नॉट एग्रीइंग विद दैट। बट अगर रूम में बैठ के 5 लोग सोचते हैं ये इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, मैं समझती हूँ वो बहुत गलत चीज़ है। वी प्लान्ड वायलेंस टू डू, एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज, जो प्लान्ड वायलेंस है इट अट्रैक्ट्स द वायलेंस ऑफ द स्टेट। और ये कौन सा इंडियन स्टेट है जो हम हरा सकते हैं? इनके मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, आर्मी क्या है, लोग हमारे साथ हैं क्या वो वायलेंस फेस करने के लिए, स्टेट वायलेंस? सो व्हेन वी आर बीइंग वायलेंट अगेंस्ट आवर ओन पीपल, व्हाई आर वी टेकिंग टू द वायलेंट पाथ व्हेन वी आर नॉट एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ? ने सिरिल से अपनी शादी के बारे में बात की है, पेज 58 पर। वहाँ एक आपने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है कि सिरिल और मैं दोनों प्रेम में नहीं थे, लेकिन हम लोग साथ में थे, तो इसलिए लगता था कि यही एक क्या उसे बोलते हैं कि सूटेबल कंपेनियन है, तो लिहाजा एक हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये आपकी टिप्पणी एक मुझे थोड़ी सी दिलचस्प भी लगी और कुछ आश्चर्य भी हुआ कि इससे आपको क्या मतलब है कि आप दोनों के बीच में प्रेम नहीं था, लेकिन आप लोग चाहते थे कि हम ही सूटेबल कंपेनियन हैं, इसलिए वी मस्ट मैरी ईच अदर। नो उस देखिए, व्हेन आई वाज 21, अब 19 से लेके हमें मतलब सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत, अगर कोई बात भी नहीं किया, हमें बहुत उसके ऊपर मतलब ध्यान चली जाती है। एंड इन माई ग्रुप वी वर ऑल फॉलिंग इन लव विद डिफरेंट पीपल, आई वॉज ऑल्सो फॉलिंग इन लव विद समवन। तो मैं सोची इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क फॉर रेवोल्यूशन, देयर इज़ नो पॉइंट फॉलिंग इन लव विद समबडी हु इज़ नॉट सो स्टेडी। इट इज़ बेटर टू चूज समवन who will be steady, will work for revolution like I work. So with this idea in mind, and in 19, 20, 21, it is not difficult to love anybody because sex is more important than love at that time. 1921? No, when I'm 19 or 20 or 21. अच्छा, sex is more important than falling in love. What is falling in love बताइए? वो तो हिंदी के सिनेमा में बताते हैं. It is actually the sexual urge which pushes us to
marry someone, and you have to marry because you cannot have sex without marriage. हाँ। A party will not allow it, society will not allow it, nobody will allow it. So better to choose someone who is steady in his goal. एक तो आपको जो थोड़ा बहुत जो सुटेबल Yes. हो, जो इस तरीके से हो, हाँ, इस तरीके से हो। तो इस तरीके से हाँ, आपका वो ये उस टाइम पे हम बोल नहीं सकते थे. नाउ आई एम एबल टू से आई एम 70, व्हाट डू आई केयर, बट दैट इज द एक्चुअल फैक्ट that it is sex and sexuality which is driving people of that age to, if you said don't want to get married, then nobody will get married. Who wants to get married? जब आप पूरे उस आंदोलन में थे तो सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत सारे टैबूज थे. बहुत सारे टैबूज थे ना, बिल्कुल ना. पहले सोसाइटी की तरफ टैबूज थे कि बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, प्रेग्नेंट हो जाओगे, तरह तरह के होते हैं. पार्टी भी जो है वॉच करती है, एंड पार्टी विल ऑल्सो से, इनफैक्ट हमारे इसमें नहीं, बिकॉज वी वर प्रिटी बोल्ड, बट आई नो ऑफ मेनी विमेन, ओल्डर विमेन इन द पार्टी, जो उनको दे वर नॉट विलिंग, बट पार्टी सेड यू मैरी दिस मैन. I know so many older women, party told them you marry this man. Why should party do that if the party is not trying to, govern sexuality? It's a wrong thing to do. इसको शादी करो, उसको, our parents did the same thing, इसको शादी करो, उसको शादी करो. Party did the same thing. We were different. We were educated young women and we're not going to listen to party. So the party didn't say anything. We had to make our choices ourselves. But I know so many women, one husband was killed in an encounter, they say you marry this other man. Now you didn't want to marry also, they said better to marry because an unmarried woman, जैसे सोसाइटी में भी यही है, वो शादीशुदा नहीं हुए तो शी इज़ अ लूज कैनन गोइंग अराउंड इन, पता नहीं किस किस के साथ रिलेशनशिप होती, किसके साथ सोएगी, क्या क्या गड़बड़ होगा. बेटर टू मैरी, उसको गधे के लिए बांधते हैं ना वैसा. पार्टी ऑल्सो डिड द सेम थिंग. या So better before the party says you marry someone, you make your choice yourself, no? मैं ये जानना चाहूँगा कि इस किताब का रिस्पांस कैसा है? मैं कभी नहीं समझा कि किताब की रिस्पांस ऐसी होगी. बहुत सारे जो है यंग पीपल मेरे पास आए, कहीं कहीं दूर दूर से ईमेल लिखते, फ़ोन करते, पता करते हैं फेसबुक से या किसी और से, और पूछते हैं कि हम आके हैदराबाद आके आपसे मिल सकते हैं. तो मैं कहती हूँ ज़रूर मिलो आप. तो मुझे ऐसा लगा, आई हैव होप नाउ इन इंडिया अगेन. इफ यू कैन डू ऑल दिस, वी कैन ऑल्सो डू. चेंज इज पॉसिबल, वी कैन ऑल्सो डू. सो दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. ना ये किताब तो कई तरीके से एक यानी बहुत एक होप या उम्मीद तो पैदा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं. शुक्रिया गीता रामस्वामी, आपने हमसे बातचीत की और काफ़ी कुछ आपसे कुछ सीखने समझने का मौका भी मिला. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.